बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास प्लांट या एल्गी या बैक्टीरिया फंगस का सेल होता है। तो उसमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जबकि एनिमल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेल वॉल नहीं होता। हमने इन 4 बेसिक पार्ट्स में से सेल वॉल को स्टडी कर लिया, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर लिया और न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया। आज हम चौथे पार्ट की बात करेंगे, द फोर्थ बेसिक पार्ट, जो एनिमल में तीसरा है और प्लांट एल्गी वगैरह में दूसरा पार्ट है, साइटोप्लाज्म। आज की क्लास में हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म। देखिए, हमने सेल के जो बेसिक पार्ट पढ़े उसमें सेल वॉल होता है जी, जो बिल्कुल आउटर होता है प्लांट और एल्गी बैक्टीरिया और फंगस के अंदर। उसके बाद उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, जो बॉर्डर होती है उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस वक्त डायग्राम में ये जो आपके पास एक एनिमल सेल है, इसमें जो बाउंड्री है सेल की उसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन ने आपके पूरे सेल को पैक किया हुआ है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक थिक गाढ़ा डेंस जेल टाइप का मटेरियल भरा हुआ है। अगर आप इसको एक इमेजिन करें कि ये आपका जो एनिमल सेल है एक स्फेरिकल सेल है, एक गोल सेल है, तो इस सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर एक जेली टाइप का मटेरियल, एक जेल टाइप का मटेरियल स्टोर कर रखा है। उस जेल टाइप के मटेरियल को आप कहते हो साइटोप्लाज्म। अब उस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, जो हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ थिक डेंस विस्कस ग्रेनुलेटेड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। एक थिक होता है जी, गाढ़ा, दाने दाने उसके अंदर होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं, देखेंगे अभी हम। एक गाढ़ा ट्रांसपेरेंट सा दाने दाने सा एक फ्लूइड टाइप का है जिसने आपके पूरे सेल को भर रखा है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसको आप कहते हो सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, यह आपका साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर से लेके न्यूक्लियस के बाहर बाहर तक का सारा जो ये फ्लूइड टाइप का मटेरियल है, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। तो अब हमने इस साइटोप्लाज्म की स्टडी करनी है जी। उसके बाद पहली चीज, ये जो आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके सेल के अंदर एक गाढ़ा सा जेल टाइप का फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट के अंदर होता है, ये रुका हुआ नहीं होता। ये चूंकि लिक्विड टाइप का मटेरियल हो गया, जेली टाइप का मटेरियल होता है, ये फ्लो में होता है, ये हर वक्त फ्लो होता है। इस वक्त डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखें फ्लो हो रहा है ये। और इसके अंदर छोटे छोटे से ये जो पार्ट्स मौजूद है जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, फिर इस फ्लो की वजह से इनके अंदर भी मूवमेंट आ रही होती है। इस फ्लो को साइक्लोसिस कहते हैं। और इस साइक्लोसिस की मदद से आपके सेल के अंदर की कोई एक चीज, कोई एक पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये साइक्लोसिस। तो ये जो आपका सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ये मूव बकायदा मूव हो रहा होता है, हल्की हल्की सी इसके अंदर फ्लो होती है, हल्की हल्की सी मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट को आप कहते हो साइक्लोसिस। उसके बाद हमने ये देखा कि ये चूंकि साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में ये जो जेल टाइप का मटेरियल है, ये जेल टाइप का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 90%, 70 से 90% पानी मौजूद होता है। बाकी जो 30 से 10% होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 90% वाटर और अगर 10% ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियस बात है एक फ्लूइड टाइप का, एक जेल टाइप का मटेरियल बनता है। तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म का जेल टाइप का पोर्शन है सारा, जिसके अंदर 90% पानी है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। और इस साइटोसोल के अंदर छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। अगर आप पुरानी डायग्राम पर आए, पुरानी डायग्राम पर आए, कहाँ गए ये देखें, ये सारा ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जेल टाइप का मटेरियल है, ये साइटोसोल है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है छोटे छोटे से बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ये एक अलग ऑर्गेनल है, ये एक अलग ऑर्गेनल है। इन ऑर्गेनल्स की हम स्टडी करेंगे अभी। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में ये जो जेल टाइप का मटेरियल है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। और इस साइटोसोल के अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना पर्टिकुलर जो है वो कुछ काम होता है। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो साइटोसोल है, ये जेल टाइप का मटेरियल है। तो इस जेल टाइप का मटेरियल या पानी टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनमें सपोर्ट नहीं होती है। तो फिर क्या है जी इसके अंदर का मामला, कि हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स, फाइबर्स मौजूद होते हैं।
ये आप डायग्राम में देखें जरा, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और ये सारा आपका साइटोप्लाज्म का साइटोसोल मौजूद है। तो ये साइटोसोल मौजूद है, साइटोसोल के अंदर ना सिर्फ ऑर्गेनल्स है, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल है, बल्कि इस ऑर्गेनल्स के अलावा बहुत सारे प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। फ्लोमिड, ये एक, ये देखें, एक ये रहा, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। और इन फिलामेंट्स की वजह से आपका ये जो साइटोसोल है, जिसके अंदर 90% पानी है, जो तकरीबन फ्लूइड टाइप का, तकरीबन जेल टाइप का पानी की तरह का मटेरियल है, इसमें सपोर्ट पैदा होती है। तो ये आपके पास साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सेल का लिक्विड टाइप का जो मटेरियल भरा हुआ है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में दो चीजें, एक है साइटोसोल जो कि पूरा फ्लूइड टाइप का है, 90% पानी से बना हुआ होता है इस, और उसके अलावा दूसरी चीज होती है प्रोटीन के लंबे लंबे फिलामेंट्स, जिनकी वजह से आपके साइटोप्लाज्म में सपोर्ट पैदा होती है। और ये जो साइटोप्लाज्म का साइटोसोल है, जिसके अंदर फिलामेंट्स भी मौजूद है, साइटोस्केलेटन हम कहते हैं उसको, उसके अलावा ऑर्गेनल्स भी मौजूद है। अब व्हाट आर ऑर्गेनल्स? ऑर्गेनल्स क्या होते हैं जी? कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? बहरहाल अब हम वो स्टडी करेंगे, लेकिन ऑर्गेनल्स क्या है जी? जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का अपना एक काम होता है, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे दिल आपका एक ऑर्गन है, उसका एक काम है, आपका लंग्स एक ऑर्गन है, उसका एक काम है। इसी तरीके से हमारे ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, हर ऑर्गेनल का पर्टिकुलर अपना कोई एक काम होगा। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम होगा कि ये हमारे लिए, हमारे सेल्स के लिए एनर्जी वाले कंपाउंड्स बनाएगा। कुछ आपके पास ऑर्गेनल्स हैं वो पैकिंग का काम करेंगे, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन बनाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है और उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म का। अब हम ऑर्गेनल्स की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को एक थोड़ा सा उसका रिव्यू लूं मैं दोबारा आपको। तो साइटोप्लाज्म क्या है? आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में तीन किस्म की चीजें पाई जा रही हैं, एक साइटोसोल, एक साइटोस्केलेटन और ऑर्गेनल। साइटोसोल क्या है? जितना भी साइटोप्लाज्म में ये 90% पानी से बना हुआ फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स पाया जा रहा है, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। ये जेली की तरह होता है, विस्कोस होता है, गाढ़ा होता है और मूवेबल होता है ये, और ग्रेनुलेटेड होता है। तो ये साइटोसोल है। अब इस साइटोसोल के अंदर सपोर्ट तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर साइटोसोल के अंदर छोटे छोटे से प्रोटीन के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपके साइटोप्लाज्म में सपोर्ट पैदा हो जाती है। उन प्रोटीन के फिलामेंट्स को हम कह रहे होते हैं साइटोस्केलेटन। उस साइटोस्केलेटन के अलावा आपके साइटोप्लाज्म में और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिनको आप कहते हो ऑर्गेनल्स। हर ऑर्गेनल्स का अपना पर्टिकुलर काम होगा। अब उन ऑर्गेनल्स में जो पहला ऑर्गेनल हमारे सामने है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे ये होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब किस्म के सेल्स में ये मौजूद होते हैं, बस प्रोकैरियोट में नहीं होते। और प्रोकैरियोट क्या होते हैं वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे इसी चैप्टर में आएगा भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास तकरीबन हर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये इनका शेप जो है वो आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, रॉड टाइप का या बीन टाइप का शेप होता है। एक बीन टाइप का ऑर्गेनल है। इस ऑर्गेनल के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक अंदर की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, कहीं से वो मुड़ी हुई नहीं होती, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस की तरह होती है। ये डायग्राम में, ये जो ब्राउन आपके पास नजर आ रही है डायग्राम में, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्लेन है। जबकि इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखें, अंदर वाली मेम्ब्रेन को देखें, तो जगह जगह से ये फोल्ड हुई हुई है अंदर की तरफ, यहाँ पे फोल्ड हो गई, फिर यहाँ आकर यहाँ फोल्ड हो गई। तो आउटर मेम्ब्रेन तो भले स्मूथ है, लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, उसमें जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हुई है। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है जी, ये आपके पास ये जो फोल्डिंग्स आ रही हैं, ये फोल्डिंग, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। और फिर उसके बाद इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को आप कहते हो मैट्रिक्स। तो ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। फोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी कहते हैं। और इस फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस फ्लूइड ये जो मैट्रिक्स है, इस फ्लूइड के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स जो है हमारे लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हमारे सेल के लिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? असल में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, खाने के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है।
तोड़कर उसमें से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एक कंपाउंड की शक्ल में स्टोर कर देता है, उसको हम कहते हैं एटीपी। आपने खाना खाया, आपके सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है एनर्जी स्टोर। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया, उसमें से एनर्जी निकली, तो माइटोकॉन्ड्रिया उन एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर बनाने में लगा देगा। अब ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स है, इनमें एनर्जी स्टोर हुई होती है। अब सेल के जिस हिस्से को भी, जिस जगह पर भी एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स उधर चले जाते हैं, सप्लाई हो जाते हैं वहां पे, और वहां वो हिस्सा, वो पार्ट उस एटीपी के मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी निकाल देता है। तो यूं हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दरअसल ये एनर्जी के कंपाउंड, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, एटीपी। इस वजह से आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके सेल की पावर बना रहा है। आपके सेल को चलाने के लिए, आपके सेल्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बनती है यहाँ पर, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बीन शेप का ऑर्गेनल है, 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर स्मूथ है, इनर के अंदर जो है फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग को आप क्रिस्टी कहते हैं, अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर वो एंजाइम्स मौजूद है जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के दौरान यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये खाने को तोड़ के एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब हम अगले ऑर्गेनल की तरफ आते हैं। अगला ऑर्गेनल कहलाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की खास बात यह है कि ये आपको प्लांट के सेल्स में, एल्गीस में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। ये प्लास्टिड फंगस में नहीं होता, ये प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। ये खाली प्लांट के सेल्स में होगा, एल्गीस के सेल में होगा, और कुछ यूनिसेलुलर है जैसे यूग्लेना वगैरह, उनमें भी ये पाया जाता है। एनिमल्स के सेल में ये नहीं होता, ना ही ये फंगस में होता है। अच्छा, इस प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स स्टोर हुए होते हैं। अभी हम टाइप्स देखेंगे, और हर टाइप की जो इसके जितने भी टाइप्स हैं, उन पिगमेंट्स के एतबार से इसकी टाइप्स बनी है। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स स्टोर हुए हैं, और कौन सा पिगमेंट स्टोर हुआ है उस हिसाब से हमारे पास 3 किस्म का प्लास्टिड होगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पिगमेंट स्टोर नहीं हुआ होता, 3 स्टोर हुए होंगे, और 3 के हिसाब से प्लास्टिड की 3 टाइप्स बन जाती है। अब कौन कौन सी टाइप्स है प्लास्टिड की पिगमेंट्स के हिसाब से? पहली होती है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट्स मौजूद होता है, क्लोरोफिल के नाम से। क्लोरोफिल के नाम से एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा। अगर प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल स्टोर हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, तो ये प्लास्टिड कहलाएगा पहली टाइप, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट के नाम से, ये पाया जाता है पौधों के ग्रीन हिस्सों के अंदर। जाहिर बात है, इस प्लास्टिड के अंदर ग्रीन पिगमेंट भरा हुआ है, तो फिर ये आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। और ये बहुत सारे होते हैं सेल के अंदर, तो फिर अल्टीमेटली सेल का कलर भी जो है वो आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये छोटे छोटे जितने भी आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं ना सेल के अंदर, ये सारे प्लास्टिड्स हैं। कौन से वाले? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सब में आपको देखिए ग्रीन पिगमेंट स्टोर हुआ है, जिसकी वजह से इनका विजिबल कलर कैसा है? ग्रीन। और फिर ये पूरा सेल आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है। तो प्लास्टिड्स क्या है जी? ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स स्टोर हुए होते हैं। इसकी 3 टाइप है। पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये आपको कहाँ मिलेगा? पौधों के ग्रीन पार्ट्स के अंदर, और पौधों के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो इन्हीं की वजह से ग्रीन नजर आ रहे होते हैं। अब इसका काम क्या होता है जी? ये जो क्लोरोफिल स्टोर हुआ है ना, पिगमेंट जो क्लोरोफिल स्टोर हुआ है, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, यानी पौधा अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी को ये क्लोरोफिल अपने अंदर स्टोर करके उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। फोटोसिंथेसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए पौधा अपना खाना तैयार करता है। और इस फोटोसिंथेसिस के जरिए, इस फोटोसिंथेसिस में पौधे को लाइट चाहिए होती है, सूरज की रोशनी। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये लाइट को कैच करता है, कैप्चर करता है, और उसको फिर कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर वो केमिकल एनर्जी स्टोर कर देता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एनर्जी आ गई और वो खाना तैयार हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। लिहाजा जिस ऑर्गेनल, जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा वो ऑटोट्रॉप सेल हो जाएगा। जिस ऑर्गेनिजम्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा, वो अपना खाना खुद तैयार कर सकता है, क्योंकि उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस वाला काम कर रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो ये क्लोरोप्लास्ट है जी, ओवल राउंड शेप का, ओवल शेप का होता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग नहीं है,
दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। तो ये इसकी डबल मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद अंदर जो है एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। उसके बाद ये जो आपको डिस्क शेप की नजर आ रही है, इनको आप कहते हो थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड आपस में एक के ऊपर एक अरेंज हुई भी होती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ग्रेनम। ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है जी, दो मेम्ब्रेन से अंदर जो है थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, फिर थैलेकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह अरेंज हुई होती है। इस स्ट्रक्चर को हम जो अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। और फिर इस अंदर जो है स्ट्रोमा जो है वो स्टोर हुआ होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है, ये थैलेकॉइड के अंदर होता है। क्लोरोफिल थैलेकॉइड के अंदर होता है, और क्लोरोफिल का काम जो है वो लाइट कैप्चर करता है और कन्वर्ट करता है इसको फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल एनर्जी। तो ये पहला टाइप हो गया प्लास्टिड का। पहला टाइप जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है हमें पौधों के ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा, और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर हुआ होता है क्लोरोफिल, और ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। फिर दूसरा टाइप जो है हमारे पास प्लास्टिड का, वो कहलाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट स्टोर नहीं हुआ होता, बल्कि इसमें कोई दूसरा, यानी कि रेड कलर का, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का पिगमेंट स्टोर हुआ होगा, ग्रीन नहीं होगा। क्योंकि अगर ग्रीन पिगमेंट हुआ तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, और फिर ये क्रोमोप्लास्ट नहीं होता, फिर ये क्लोरोप्लास्ट होता। तो ये आपको बात डायग्राम में देखे जी, एक सेल आपके पास है जी, इस सेल के अंदर ये तो आपको छोटे छोटे ऑरेंज कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, दे आर क्रोमोप्लास्ट ऑफ द सेल। ये हमारे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रोमोप्लास्ट हैं, इनके अंदर ऑरेंज या रेड या येलो कलर का पिगमेंट स्टोर हुआ हुआ, जिसकी वजह से इनका इसी तरह का कलर नजर आ रहा होता है। और फिर ये जिस सेल में होते हैं, फिर अल्टीमेटली उस सेल का भी कलर वही हो जाता है। ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको फ्लावर्स फ्रूट के अंदर मिलता है। अक्सर हम देखते हैं ना, गुलाब के फूलों का कलर लाल होता है, या कोई हमारे पास येलो कलर का फूल है, कोई हमारे पास ऑरेंज कलर का फूल है। तो ये जो फूलों का ये जो डिस्टिंक्ट कलर आ रहा होता है, ये आ रहा होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब मिसाल के तौर पर जो रेड गुलाब होता है, रेड गुलाब के हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। रेड फ्लावर में, गुलाब के फूल में जितने भी सेल्स होंगे, सबके सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड होगा वो दूसरी टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट। उस क्रोमोप्लास्ट में रेड पिगमेंट स्टोर हुआ होता है, जिसकी वजह से हर सेल रेड कलर का, और फिर अल्टीमेटली जो पूरा फ्लावर होता है वो आपको जो है वो रेड कलर का नजर आ रहा होता है। तो अगर आपके पास प्लास्टिड ऐसा है कि उसके अंदर ग्रीन के बजाय कोई दूसरे कलर का पिगमेंट स्टोर हुआ होता है, तो फिर हम उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और ये हमारे पास फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये पॉलिनेशन के दौरान एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। ये हम आगे के चैप्टर में आएगा, डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, जिसमें आप जो है एनिमल्स को फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं, और फिर एंथर्स जो है वो स्टिग्मा तक जाते हैं इन एनिमल्स की वजह से। इस प्रोसेस को आप कहते हो पॉलिनेशन, एंथर्स को स्टिग्मा तक ले जाना। तो अब ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करना इसके अंदर अहम किरदार होता है जी पॉलिनेशन के अंदर, और एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के कलर्स की वजह से। तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्लावर का एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, और फिर एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन होती है, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स जाते हैं। फिर तीसरा टाइप का जो प्लास्टिड है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये हमें जो है हमारे जो पौधों के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, यानी कि रूट वगैरह, उसके अंदर ये वाला प्लास्टिड मिलता है। इस प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट स्टोर हुआ होता है वो कलरलेस होता है, कोई उसका कलर नहीं होता। ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट है। ये है प्लास्टिड, लेकिन इनके अंदर कौन सा पिगमेंट स्टोर हुआ है? कलरलेस पिगमेंट स्टोर हुआ है। तो हम फिर इसको कौन सा वाला प्लास्टिड कहेंगे? कि ये ल्यूकोप्लास्ट है। तो इनके अंदर कलरलेस पिगमेंट स्टोर हुआ है, चूंकि कलरलेस होता है तो इनका भी खुद का कोई कलर नहीं होता, और इनका सेल भी कलरलेस नजर आ रहा होता है आपको। तो ये आपको अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मिलता है, और इसका काम जो होता है, ये जो पौधों ने खाना बनाया होता है शुगर की फॉर्म में, वो इन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की शक्ल में ये अपने अंदर खाने को स्टोर कर लेते हैं। तो ये प्लास्टिड्स होते हैं, और 3 किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि आपको प्लांट्स के या एल्गीज के सेल में मिलेगा। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये क्या है जी? एक ऐसे खास किस्म के ऑर्गेनल्स हैं जो खाली प्लांट और एल्गीज में मिलते हैं। इनके अंदर पिगमेंट स्टोर हुए होते हैं, और आपने देखा कि पिगमेंट कौन से कलर का है उस हिसाब से इसकी 3 टाइप होती है। अगर ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट, अगर ग्रीन के अलावा रेड, ऑरेंज, येलो या कोई डिफरेंट कलर है, ग्रीन नहीं है, कोई भी डिफरेंट कलर है, तो फिर वो क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। और अगर कलरलेस पिगमेंट है तो फिर इसको आप कहते हो ल्यूकोप्लास्ट। सबके अलग अलग काम है। इन तीनों का हम प्लास्टिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिगमेंट स्टोर हुआ है। तो ये दूसरा ऑर्गेनल हो गया जी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब हम आते हैं थर्ड ऑर्गेनल की तरफ, विच इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी आपको प्लांट के, एनिमल्स के सेल में मिलता है जी।
ये आपके पास आप यूं कह लें कि पतली पतली सी चपटी चपटी सी चैनल्स हैं, ट्यूब्स हैं, जो पूरे सेल के अंदर फैली हुई होती है। अब अगर हम ये डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास ये जो सेंटर में सर्किल नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और आप देखिए ये बाकी साइटोप्लाज्म है, इसमें आप देखें ये पतली पतली सी आपको ट्यूब्स जो नजर आ रही हैं, ये ट्यूब्स देखें अभी सारी, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चपटी चपटी सी होती है, पतली पतली सी होती है, इनका पूरा साइटोप्लाज्म में जाल बिछा हुआ होता है। ये ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, देखें आप डायग्राम को, ये ट्यूब्स आपस में आपको इंटरकनेक्टेड नजर आ रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमारे साइटोप्लाज्म में एक बिल्कुल पतली पतली सी चपटी चपटी सी ट्यूब का एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उनको आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर, और हम ये प्रोकैरियोट के अंदर इसको और ज्यादा देख लेंगे डिटेल में। तो व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपके पास जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो साइटोप्लाज्म है उसमें पतली पतली सी चपटी चपटी सी ट्यूबों का एक नेटवर्क बना हुआ है। These tubes are interconnected with each other, and this network of flattened tubes is called endoplasmic reticulum. यह आपके न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में होंगी, कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा जहां ये ना हो, ये हर हिस्से में होती है। इनका तो मेजर तरीन काम तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये आपके न्यूक्लियस से कोई चीज बनती है, सेल के किसी हिस्से में चाहिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रेवल होती हुई आपके दूसरे हिस्से तक जा रही होती है। अगर न्यूक्लियस के पास या सेल के पास कोई चीज है, मिसाल के तौर पे इस हिस्से के अंदर कोई चीज है और उसको बाहर निकालना है सेल मेम्ब्रेन के, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई सेल मेम्ब्रेन तक जाएगी और फिर सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर निकालेगा। तो ये इसका सबसे मेजर काम तो ट्रांसपोर्टेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चीजों को एक जगह से चीजें इनके अंदर एंटर होती है, फिर ट्रैवल होती हुई इनके अंदर से ट्रैवल होती हुई सेल के दूसरे हिस्से तक चली जाती है। तो वन ऑफ द मेजर वर्क इज मेजर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ट्रांसपोर्टेशन। ये चीजों को एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह पे पहुंचाता है। हमारे पास जो सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं जी, अभी इसके मैं बताता हूँ। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिनकी जो वॉल होती है यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें कोई दाने दाने से आपको अपेयर नजर नहीं आ रहे होंगे, कोई आपको रफनेस नजर नहीं आ रही। अगर डायग्राम देखें तो ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये वाली जो किनारे पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा। अंदर वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी तरफ वॉल को देखें, आपको छोटे छोटे से दाने दाने से नजर आ रहे होंगे, वॉल पर थोड़े थोड़े से दाने चिपके हुए, जबकि बाहर वाली पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो छोटे छोटे से ग्रैनुलस आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका क्या काम है ये हम अभी आप पढ़ेंगे आगे। ये भी एक ऑर्गेनल है। तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म की हैं सेल के अंदर, एक वो जिनकी वॉल पर राइबोसोम चिपके हुए और एक वो जिनकी वॉल पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं है। तो जिनकी वॉल पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते, वो बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी सी नजर आ रही होती है, उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी रेटिकुलम्स जिनकी वॉल पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। इनका एक तो ट्रांसपोर्टेशन का तो काम होता ही होता है, उसके अलावा ये लिपिड्स की तैयारी में भी इन्वॉल्व होती हैं। लिपिड्स यानी कि ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड लिपिड्स की बहुत सारी किस्म होती है। ऑयल्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होती है, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है, स्टेरॉइड्स वगैरह। तो ये जो लिपिड्स की तैयारी होती है वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के अंदर भी ये इन्वॉल्व होती हैं। और जो डेटॉक्सिफिकेशन होती है, ड्रग्स होती हैं जी, उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करना कहलाता है डेटॉक्सिफिकेशन। तो ये डेटॉक्सिफिकेशन में भी काम आती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी वॉल पर राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते। एक इनका काम जो है ये लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करती हैं, लिपिड्स को बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करती हैं, कैल्शियम कंसंट्रेशन को चेक करती हैं, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखती हैं सेल के अंदर, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिनकी सरफेस पर राइबोसोम लगे हुए, चिपके हुए। ये अगर आपको देख डायग्राम से देख के आपको लग रहा होगा फिर ये रफ है, इसको आप हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा ग्रेनो यानी कि क्या कहते हैं, खुरदुरी सी। ठीक है, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी वॉल पर राइबोसोम चिपके हुए उनको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और इनका काम ये प्रोटीन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये जो राइबोसोम है, अभी आप इसके फंक्शंस को पढ़ोगे, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, और चूंकि इनके साथ राइबोसोम चिपके हुए, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इनके अंदर आ जाती है वो प्रोटीन, और फिर ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में इनका काम हो गया। तो ये होते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास नेटवर्क है जी किसका? ट्यूब्यूल्स का। पतली पतली सी चपटी चपटी सी ट्यूब्स है, उनका पूरा जाल बिछा हुआ है, उसको आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेजर फंक्शन तो ये है कि जी चीजों को एक जगह से रिसीव करता है, दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना इसका सबसे अहम तरीन काम है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, अगर वॉल पर राइबोसोम लगे हुए हैं तो वो रफ कहलाएंगी, अगर वॉल्स पर राइबोसोम नहीं लगे हुए तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। उसके बाद आते हैं जी अगले ऑर्गेनल की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज भी ये आपको प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर, दोनों के सेल्स में मिलेगा। ये आपको, इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देखें आपको, एक तो सेक लाइक होती है, ये सेक लाइक कहती है ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो अंदर से खोखले होते हैं। हमारी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुजरी है पीछे, वो भी सेक लाइक थी, क्योंकि वो ट्यूब्स आपको अंदर से कैसी खाली थी, अंदर से खोखली थी। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखले होते हैं ना, जैसे गुब्बारा होता है हमारा बलून, बलून भी देखो आपका साइज कितना बड़ा होगा बलून का, लेकिन अंदर से कैसा होता है? वो खाली, एम्प्टी, तो उसको हम कहते हैं सेक लाइक। तो गोल्जी बॉडीज भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह सेक लाइक होती हैं, यानी अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं। डायग्राम में आप देखें, नजर आ रहा है आपको, अंदर से खाली है। ये भी चपटी चपटी होती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे कागज की तरह चपटी चपटी सी होंगी, और इनके स्टैक्स होते हैं जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह अरेंज हुई भी होती है। जैसे आप किताबें लो, 5-6 किताबें आप एक के ऊपर एक रखते हो, इस तरीके से ये अरेंज हुई भी होती है। इनको हम कहते हैं, ये जो सेक लाइक आपके पास एक ये आ रही है, ये आपके पास इसका जो किनारा है, जो सेक लाइक ज्यादा होता है, इसको हम कहते हैं किस्टर्नी, ठीक है। और ये आपस में फिर इंटरकनेक्टेड भी होती है, इनके बीच में ट्यूब्स लगी हुई होती है, जिससे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। तो गोल्जी बॉडीज है जी, ये किसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। है क्या? ये ट्यूब्स है, चपटी चपटी सी ट्यूब्स है, सेक लाइक होती हैं, इनको आप किस्टिनी कहते हैं। फिर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक की सूरत में होती है, और फिर ये ट्यूब्स के जरिए कनेक्टेड होती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ये आपको मिलती हैं। अब इसका काम क्या होता है जी? गोल्जी बॉडीज का एक्चुअल काम जो है वो यानी कि पैकिंग कह लें आप, पैकिंग करता है ये हमारे। ये जो आपके पास, अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। ये ट्यूब नजर आ रही है, हमने तो खाली छोटी सी बनाई है, तो पूरे नेटवर्क, सेल में नेटवर्क है, और ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास, चूंकि अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन वगैरह बनाता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड्स वगैरह बनाएगा। तो ये लिपिड्स वगैरह जब तैयार होकर इनमें से निकलती हैं, तो वो ऐसे वेसिकल्स की सूरत में होती हैं, ऐसे गोल गोल सी होती हैं, ये वेसिकल्स कहलाते हैं। इनके अंदर स्टोर हुआ होता है वो लिपिड्स वगैरह। फिर ये गोल्जी बॉडीज के अंदर जाती हैं, गोल्जी बॉडीज इनको पैक कर देता है, इनको पैक करके डिस्चार्ज कर देता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता है प्रोटीन्स को, यानी प्रोटीन के साथ दूसरा कोई कंपाउंड मिलाएगा और कोई दूसरे किस्म का प्रोटीन तैयार करेगा, क्योंकि हमारे सेल में कई किस्म का प्रोटीन होता है। अब यहाँ से राइबोसोम ने खाली एक खास किस्म का प्रोटीन बनाया, गोल्जी बॉडीज के अंदर आया वो प्रोटीन, और गोल्जी बॉडीज ने उस प्रोटीन के साथ कभी ग्लूकोज मिलाया तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड मिलाया तो ये बन गया लिपोप्रोटीन। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोटीन को मॉडिफाई करता है गोल्जी बॉडीज। बहुत सारे प्रोटीन्स लेगा, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट आएंगी तो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड मिला देगा तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिलाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। तो इस तरह ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। आप कह लें कि दे सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, उनको आपस में मिलाया, बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हो गया, और फिर उनको ये ऐसे निकाल देता है। यहाँ पे देखें, ये निकाल देता है, ये होती है वेसिकल्स, ये वेसिकल्स होती हैं। फिर ये प्रोटीन जो है आपका सेल बाहर निकाल देता है, ये प्रोटीन सेल का काम करता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जो इंजाइम्स खारिज करते हैं, और इंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं। तो अब ये एंडोप्लाज्म, ये राइबोसोम से प्रोटीन बनाए, ये गोल्जी बॉडीज के अंदर गए, इन प्रोटीन्स के साथ दूसरे कंपाउंड मिले, और ये वो इंजाइम्स वाला प्रोटीन बन गया। अब ये यहाँ गोल्जी बॉडीज से निकला, और फिर ये सेल से यहाँ से निकल के बाहर चला गया, या आपके सेल ने एंजाइम्स डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे आपके सेल्स एंजाइम बना रहे होते थ्रू गोल्जी बॉडीज। उसके अलावा ये बहुत सारे प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके पैक करके सेल के दूसरे हिस्सों में भी भेज देता है, जहां पर चाहिए होते हैं वहां उसको यूज कर ले जाता है। लाइसोसोम्स बनाता है ये देखें, ये डायग्राम में ये लाइसोसोम बना रहा है। लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है, आप पढ़ोगे इसका करेक्टर भी।
कि लाइसोसोम क्या काम करता है। वहां पर बस आपको बताएंगे कि लाइसोसोम्स वाज क्रिएटेड बाय गोल्गी बॉडीज, तो लाइसोसोम्स भी ये बनाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जी जिनको डिस्चार्ज करना होता है, सेल से बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, उनको भी ये पैक कर देता है वेसिकल्स की सूरत में, और फिर वे सेल मेम्ब्रेन के किनारे तक जाती हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन के जरिए से वो बाहर निकल जाते हैं। तो काफी इसका काम हो गया। द मेजर फंक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहा है ये। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनको कंबाइन करके बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल सेल से बाहर भी चले जाते हैं, बाहर यूज हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरी, या फिर सेल्स के अंदर भी यूज हो जाते हैं वो। इसके अलावा लाइसोसोम्स बना रही है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आपके सेल से बाहर निकलना है, एक्सक्रीट करना है, उनको भी ये वेसिकल्स की सूरत में निकाल के डिस्चार्ज कर देता है। तो पैकेज का काम कह लेते हैं इसको, पैकिंग कर रहा है ये, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना के पैक कर रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिला के सेल्स के लिए पैक कर रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स को मिलाता है, लाइसोसोम बन जाता है, वो एक ऑर्गेनल बना के पैक कर देता है। तो इट्स लाइक अ पैकेज फैक्ट्री, एक पैकेजिंग फैक्ट्री की तरह हो जाता है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अगला ऑर्गेनल हमारे पास है जी सेंट्रोयल्स। सेंट्रोयल्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ आपको एनिमल के सेल्स में मिलता है, ये प्लांट में नहीं है। जिस तरह सेल वॉल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, ये ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। अब एनिमल के अंदर यह न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, और एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रोइल्स होते हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रोइल ये है, एक सेंट्रोइल ये, अगर दो सेंट्रोइल मिल जाते हैं तो ये बनता है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो हम एक सेंट्रोइल की स्टडी करेंगे, बहरहाल हैं दोनों एक जैसे। दो सेंट्रोइल्स होते हैं एनिमल के एक सेल के अंदर, और ये दोनों सेंट्रोइल्स कंबाइंडली हम कहते हैं इनको सेंट्रोसोम। तो एनिमल के सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होता है, और सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रोइल्स होते हैं। अब सेंट्रोइल का शेप अगर हम देखें तो सेंट्रोइल का शेप होता है बैरल शेप, यानी कि जैसे आपने देखा शॉर्ट गन होती है, एक शॉर्ट गन होती है, उसकी आपने बुलेट देखी होगी, ऐसी लंबी सी होती है, बैरल शेप कहते हैं उसको। तो देख लें इसका शेप, बैरल शेप है, सिलेंडर टाइप का शेप। इसकी जो बनावट होती है बड़ी खास किस्म की होती है जी। फाइबर्स होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं, तीन तीन का सेट है। देखिए आप जरा एक सेंट्रोइल को देखें जरा, तीन तीन फाइबर का सेट बनकर ये बनता है एक ट्रिपलेट। ये देखें, ये तीन फाइबर बने हुए, ये तीन फाइबर मिले हुए, ये तीन फाइबर मिले हुए, एक तो पहले बन जाता है एक ट्रिपलेट, और फिर ऐसे 9 ट्रिपलेट आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक सेंट्रोइल बनता है। तो एक सेंट्रोइल की कंस्ट्रक्शन या एक सेंट्रोइल की कंपोजिशन क्या है जी, 9 आपके पास जो तीन जो है वो प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये बनता है एक ट्रिपलेट। और फिर ऐसे 9 ट्रिपलेट आपस में कंबाइन होंगे तो एक सेंट्रोइल बनेगा, और फिर ऐसे दो सेंट्रोइल मिलेंगे तो एक सेंट्रोसोम बनता है। इसका काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन जब हो रहा होता है, यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल कन्वर्ट कर रहा होता है अपने आप को, तो उस दौरान ये स्पाइंडल फाइबर्स निकालते हैं। ये फाइबर्स बनाते हैं प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं, और उन धागों की मदद से ये क्रोमोसोम्स से अटैच हो जाते हैं वो फाइबर्स, और फिर ये क्रोमोसोम्स को खींचते हैं दोनों, एक इस तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ खींचता है से, और एक आप समझ लें दूसरे हाथ की तरफ से खींचता है। तो ये सेल डिवीजन के दौरान ये काम आते हैं। चैप्टर 5 है सेल डिवीजन, उसमें हम देखेंगे, तो वहां देखेगा आप सेंट्रो एनिमल सेल की हम एग्जाम्पल लेंगे, वहां हम देखेंगे कि जी सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रोइल्स अलग हो जाएंगे, एक सेंट्रोइल एक किनारे पे चला जाएगा, दूसरा सेंट्रोइल दूसरे किनारे पे चला जाएगा, और वहां पे किनारे में बैठ के ये फाइबर्स बनाएंगे धागे। वो धागे जो है आपस में क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, और फिर क्रोमोसोम्स को तोड़कर अपनी अपनी साइडों की तरफ खींचते हैं। तो सेंट्रोइल्स हो गए जी, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रोइल्स होते हैं, सेंट्रोइल का बैरल शेप होता है, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, तीन तीन फाइबर से मिलकर एक ट्रिपलेट बनता है, और ऐसे 9 ट्रिपलेट से मिलकर एक सेंट्रोइल बनता है, और ये सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम अभी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी वॉल्स पर चिपके हुए थे, जिसकी वजह से हम उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन तमाम राइबोसोम्स वॉल्स पे चिपके हुए नहीं होते, कुछ राइबोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म में भी फैले हुए होते हैं। तो इस तरह इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आप देखें आपको वॉल के अंदर चिपके हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म में हमने डॉट डॉट बनाए हैं, ये सारे भी राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पूरे साइटोप्लाज्म में भी फैले हुए, जिसकी वजह से आपका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर दिख रहा है। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि साइटोप्लाज्म थिक होता है, गाढ़ा होता है, और दाने दाने सा होता है। दाने दाने सा क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स फैले हुए साइटोप्लाज्म में।
इसी तरह कुछ राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके चिपक जाते हैं और वो रफ कहला रहा है। ये राइबोसोम्स हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, तो हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गोल बॉडी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस बनाता है। ये आपके पास डायग्राम में ये रहा न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स यहाँ क्रिएट होते हैं और फिर ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कुछ राइबोसोम जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं, कुछ राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके लग जाते हैं और वो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन आपके सेल के अंदर बहुत काम की चीज है, सबसे अहम तरीन कंपाउंड होता है प्रोटीन। ये राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहा है क्योंकि सबसे अहम तरीन कंपाउंड है, इस वजह से हमारे सेल में राइबोसोम्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये हमारे पास अभी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा कि राइबोसोम जो चिपके हुए होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे बने यहाँ पहुंचा दिए गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसफर कर देता है। फिर यही प्रोटीन जब गोल्जी बॉडीज में जाएगा तो गोल्जी बॉडीज इन प्रोटीन्स के साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिलाएगा और थोड़ा लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल बना देगा प्रोटीन का, उनको वेसिकल्स की सूरत में पैक करके साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा। अब साइटोप्लाज्म में जिधर यूज होना होगा हो जाएगा, अदरवाइज सेल से बाहर निकल जाएगा, एंजाइम्स की सूरत में यूज हो जाएगा। तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम अंजाम देते हैं।